ज्यादा ईमानदार ऑफिसर होता है, जो मैंने नोट किया सिविल सर्विस के अंदर, जी। फिर वो फाइल को भी मूव नहीं करने देता। दुनिया में जिधर भी हैं आप जाएंगे, जहाँ पे डेमोक्रेसीज हैं, वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज हैं, वहां पे पॉलिटिकल लोगों के पास ही पावर होती है, और वो हाँ। पावर ड्राइव करते हैं लोगों से। कॉलोनियल लेगेसी है ना सिविल सर्विस के अंदर। जी। अब सिविल सर्विस के कुछ ऐसे लॉज हैं जो हमने अभी तक चेंज नहीं किए। जी। फिर गवर्नेंस जो है ना, वो सिविल सर्विस अकेले बेहतर नहीं कर सकती, उसके लिए आपको लोकल बॉडीज चाहिए। सलमान भाई, जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, ये चलानी होती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने। जी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक लंबे पीरियड के लिए कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही नहीं है। जहाँ पर एक बंदा सेलेक्ट होता है तो अराउंड 200 जो है ना, वो भी क्रीम ही होती है, वो रिजेक्ट होती है। तो इतने कंपटीशन के बावजूद भी हमारी जो जनरेशन है वो क्यों सीएसएस ही करना चाहती है? कि कोई खुशखबरी आने वाली है कि नहीं आने वाली? महंगाई से, अनफॉर्चुनेटली महंगाई से रिलीफ नजर नहीं आ रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला है। होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। और स्पेशली अभी ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है, इसमें आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा काम शाम का। तो अच्छा। जी थैंक यू भाई। डॉक्टर साहब, मुझे पता है क्योंकि आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हो, कार्डियोलॉजिस्ट, जो भी डॉक्टर बन रहा होता है ना, उनमें से क्रीम जो होती है ना वो इस शोबे में जाती है। तो मेरे ख्याल में आप वहां पर बहुत अच्छा पैसा और सब कुछ कर सकते थे, कमा सकते थे। तो फिर तुसी सिविल सर्विस को क्यों चूज किया? क्योंकि मैंने देखा इसकी बेसिक सैलरी भी इतनी नहीं है, आपकी सैलरी इतनी नहीं होगी। इससे कहीं ज्यादा आप बीइंग अ डॉक्टर आप कमा सकते थे, चीजें कर सकते थे। तो की बने क्या? अच्छा सलमान भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे से अपने कैडर के अंदर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बीइंग ए डॉक्टर आप इधर क्यों आ गए, मतलब आप डॉक्टर ही करते, सारा कुछ करते, और वो आप अच्छा एक हैंडसम वहां से कमा सकते थे। बिल्कुल। इशू ही है कि देखें, हम एक एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं। उस सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि नाइंसाफी भी है, उसके अंदर पॉवर्टी भी है, और उसके अंदर जो गवर्नेंस है वो बहुत ही, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और अगर आप इस नीयत से जाए ना कि डॉक्टर है, कि डॉक्टर अगर सिविल सर्विस करेगा तो सिर्फ वो एक दो खास किसी ग्रुप्स के अंदर जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली वो उस पर्पस को आप डिफीट कर देते हैं जिस पर्पस के लिए आप सिविल सर्विस में आना चाह रहे हैं। आपने उसको क्वालिफिकेशन लगा दी है कि अगर मैं डॉक्टर हूं, तो अगर मैंने अपने वो प्रोफेशन को चेंज करना है, तो फिर मैं या तो मैं पुलिस में जाऊंगा, तो या मैं अगर जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊंगा, या इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में जाऊंगा, कस्टम्स में जाऊंगा, तो ही मैं चेंज करूंगा, अदरवाइज मैं अपनी जो उसमें चेंज नहीं करूंगा। तो फिर वो आप उस पर्पस को डिफीट कर देते हो जिसके लिए आप करना चाहते हो, ग्रेटर गुड को आप उसको डिफीट कर देते हो। ओके। तो मेरा शुरू से यही था कि मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करूंगा, और कोशिश करूंगा कि जितनी मेरी इस्तात है, जितनी वो मेरी काबिलियत कॉम्पिटेंस है, उसके हवाले से मैं जितना अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकता हूँ मैं करूंगा। और इसलिए अगर मैं पाकिस्तान पोस्ट में एलोकेट हुआ भी हूँ, तो मैंने उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है। और मुझे ये काम करने में बड़ा ही मैं इंजॉय करता हूँ। एक टेक्निकल इसमें चीज़ें होती हैं, वो जो किसी और महकमे के अंदर नहीं है। इसके अंदर जो हमारी जुरिस्डिक्शंस होती हैं, पोस्टल जुरिस्डिक्शंस, वो जी। काफ़ी बड़ी होती हैं, जो हम लगते हैं यहाँ पे डिविजनल सुपरिटेंडेंट लगते हैं। ओके। तो ड्यूटीज इंजॉय करने वाले भी हैं, और वीकेंड्स ऑफ होते हैं, तो फैमिली को टाइम भी इक्वली मैं देता हूँ। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि इस जो मेरा केडर है उसके साथ शायद मैं अब ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ कि शायद मे बी कि मुझे इधर ही आना चाहिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय कर रहा हूँ मैं अपने। आपको तो इस चीज का पता ही होगा कि आप जब एक बंदे सेलेक्ट हुए हो तो 200 बंदे आपने रिजेक्ट करवाए हैं। तो इतना कंपटीशन है इस फील्ड में सीएसएस करने के लिए कि जहां पर एक बंदा सेलेक्ट होता है तो अराउंड 200 जो है ना, वो भी क्रीम ही होती है, वो रिजेक्ट होती है। तो इतने कंपटीशन के बावजूद भी हमारी जो जनरेशन है वो क्यों सीएसएस ही करना चाहती है? क्यों दूसरी फील्ड्स को एक्सप्लोर नहीं करते? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब दो तीन इसमें एलिमेंट्स हैं जिनको मैं बात करना चाहूंगा। एक देखें, सिविल सर्विस इन इटसेल्फ और उसका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है ना, इसको बेहतर करने की जरूरत है। ओके। अब मैंने कुछ ऐसे लोग फेल होते देखे हैं जो मेरे से ज्यादा शायद डिजर्विंग थे, हाँ। जो जिनको मेरी जगह पे होना चाहिए था, और वो उसको क्लियर नहीं कर सके। हम्म। पाकिस्तान ऑब्वियसली आपको जैसा कि पता है कि अपने जीडीपी का 5% भी स्पेंड नहीं करता एजुकेशन के ऊपर। जी। और हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी लो है, मैं उसको अच्छा नहीं समझता। कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऑब्वियसली
अच्छा डिलीवर करते हैं, और यही वजह है कि उन स्कूल्स में से ज़्यादा सिविल सर्विस के अंदर लोग आ रहे हैं। तो ये कुछ 5, 10, 15% ऐसे स्कूल्स हैं जो एजुकेशन में जहाँ पे अच्छी मिलती है, और उन्हीं के ग्रेजुएट्स को क्या होता है कि अल्टीमेटली उनको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आ जाता है इस कंपटीशन के अंदर, जी। और वो इसको इजीली क्लियर कर लेते हैं। हम्म। ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए भी लोग मेरी नज़रों में हैं, ऐसे मेरे अपने बैचमेट्स हैं जिन्होंने क्लियर किया और उनको बहुत अच्छी अच्छी एलोकेशंस मिली हैं। तो ऑब्वियसली मेहनत करके तो आप कुछ भी मतलब आप कोई भी ओहदा, कोई भी जो आपका एम है वो आप अचीव कर सकते हो। दूसरी बात, अगर मेरे से पूछेंगे तो आज के दौर में सिविल सर्विस को नहीं ज्वाइन करना चाहिए, आपको आईटी की तरफ जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, एंटरप्रेन्योरशिप है, आप घर बैठ के आप फ्रीलांसिंग के थ्रू मेरे से ज़्यादा अच्छा कमा सकते हो। मैं हम्म। इस पे बिलीव कर रहा हूँ, और ये मैंने देखा भी है, मेरी नज़रों के सामने हो रहा है। मैं अपने कुलीग्स को, अपने दोस्तों को, जो मेरे स्कूल और कॉलेज के फेलोज थे, वो कितने ऐसे लोग हैं जो आईटी में गए हैं और आज रिप्यूटेड इंटरनेशनल कंपनीज के साथ वो काम कर रहे हैं और वो डॉलर में इनकम कमा रहे हैं, और वो हाँ। शायद मेरे से ज़्यादा वो अर्न कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो यूथ है हमारी, और हमारे जो नए नौजवान हैं जो सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, मैं उनको डिस्करेज करूँगा। मैं उनको यही कहूँगा कि वो कोई डिफरेंट एवेन्यूज को एक्सप्लोर करें। और जो ये सब लोग सिविल सर्विस में आना चाह रहे हैं, ये मेरा ख्याल जो है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये पार्टी की एक स्टडी भी है इस पे, जिस पे ये सारा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को वो काउंट करते हैं कि सिविल सर्विस जो है वो, जो कुछ चंद ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स में ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं मिलते, हम्म। ये डिस्ट्रीब्यूट इक्वली नहीं होते। ये चंद ग्रुप्स होते हैं जिनमें ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ज़्यादा होते हैं। और वो सोशल मोबिलिटी के लिए क्या होता है कि लोग एस्पायर करते हैं कि एक शॉर्ट पीरियड में हम एक एग्जाम पास करके तो हम अपने आप को, वो जो सोशल स्टेटस है हमारा, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो उस नियत से जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली फिर उसका नुकसान ये होता है कि जब आप सर्विस में आते हो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट होती हैं, जी। और जो आपको ज़मीन पे इन रियलिटी जो काम करना पड़ रहा होता है वो काफ़ी आपकी एक्सपेक्टेशंस के बरक्स होता है। तो एक जी। रियलिटी चेक सडन सी आता है कि पे भी कम है, कोई घर गाड़ी भी नहीं है, सारे ग्रुप्स में नहीं मिलती, ठीक है, हम्म। कोई नौकर चाकर भी नहीं है कि मतलब आपके कोई मतलब शोफर्स आपके साथ हों, chaperone करें आपको। तो एक ये रियलिटी चेक मिलता है फिर उनको, फिर वो ऑब्वियसली कोई कुछ लोग सुधर जाते हैं और कुछ लोग बिगड़ जाते हैं। और फिर वहां पे क्या होता है कि जब आप रियलिटी चेक में आते हैं तो तब फिर जब आप उस एलिमेंट के साथ रिकंसाइल नहीं ना कर सके, तो क्या होता है कि आपके अंदर एक डिस्ट्रस्ट आ जाता है सिस्टम से, एक डिस्ट्रस्ट आ जाता है, आपको लगता है कि यार मैं इधर रह के क्या करूंगा। फिर ऑब्वियसली आप अपना 100% ही देते, फिर आप हम्म। ऑब्वियसली एक प्रमोशंस का सिस्टम है, प्रमोट तो होते जाएंगे, जी। लेकिन आप प्रोडक्टिवली रिफॉर्म्स को मुल्क में रिफॉर्म करने के लिए या गवर्नेंस के मॉडल को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप वो जो पंजाबी की मिसाल है डंग टपाओ, फिर हाँ आप वो जी। डंग टपाओ कर रहे होते हो कि यार अब फंस गए हैं, आ गए हैं तो बस ऐसे ही चलना है, तो ठीक है हम भी ऐसे ही चलते हैं। जिसकी हाँ। वजह से फिर क्या होता है कि एक आपकी इस वजह से एक मुल्क को नुकसान होता है, उसके गवर्नेंस मॉडल को, उसकी सिविल सर्विस को नुकसान। तो आप तो उस ऑफिस में हो, आपको सारे सिस्टम का पता है। अब एक बंदा ऊपर आके बैठता है जो पॉलिटिशियन है इस तरफ से, अब उसको तो नहीं पता कि सिस्टम किस तरह से चल रहा है। तो आप जब उसको इनपुट्स देते हो, मांगते भी हैं आपसे इनपुट्स के, आके ਤੁਹਾਨੂੰ इनपुट्स दे रहे होंगे। देखिए ये नीचे लेवल पे तो नहीं होता ऑब्वियसली कि ये 17 ग्रेड पे, ऑब्वियसली ये जो इंटरेक्शन होता है मिनिस्टर्स के साथ ये सेक्रेटरी लेवल पे होता है। ओके। और जब ये इंटरेक्शन होता है तब क्या होता है कि कोई भी बंदा जब वो सेक्रेटरी लेवल पे जाता है ग्रेड 22 पे, तो उसके पास एक हेल्दी 30 to 35 ईयर की सर्विस होती है उसके पास। उसके हम्म। पास वो तजर्बात होते हैं जिसकी बेस पे वो गाइड करता है। जी। ऑब्वियसली एक एक इशू ये भी आ जाता है वहाँ पे कि वो जो हमारे, जब हम सेक्रेटरी लेवल पे जाते हैं तो आप रिटायरमेंट की करीब होते हो। जी। और रिटायरमेंट की करीब क्या होता है कि आप ये चाहते होते हो कि मैं एक क्लीन स्लेट के साथ निकल। रिटायर हो जाऊं एज सुन एज पॉसिबल। तो उसमें फिर अगर आपके जो भी आपका पॉलिटिकल मैंडेट है जिसके पास, वो आपका जो मिनिस्टर होगा उसके साथ जब क्लैश होता है तो फिर ऑब्वियसली इश्यूज वहाँ पे आ जाते हैं। और हाँ। ये क्लैशेस होते हैं, ये दुनिया के अंदर सब जगह पे होते हैं। इवन के स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर आजकल जो गजा के ऊपर इशू चल रहा है, तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल्स फॉरेन पॉलिसी जिस तरह की चलाई जा रही है तो वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी। तो ये होता है, नेचुरल है ऑब्वियसली। और मेरा ख्याल है कि ये एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। ये जो हाँ ही हाँ सुनने का कल्चर है इसको खत्म होना चाहिए। किसी की ना को भी लॉजिकली असेस करना चाहिए कि ये बात अगर ये मेरे मेरे साथ हाँ में हाँ नहीं मिला रहा तो ये क्यों नहीं मिला रहा, हम्म। और फिर उसके मेरिट के ऊपर फैसला करना चाहिए। ठीक है। तो
एक और चीज़ है कि देखें, दुनिया में जिधर भी हैं आप जाएंगे, जहाँ पे डेमोक्रेसीज हैं, वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल लोगों के पास ही पावर होती है, और वो हाँ पावर ड्राइव करते हैं लोगों से। एक जी पॉपुलर सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जी। वो पॉपुलर सॉवरेनिटी, क्योंकि उन्होंने वोट्स लिए हुए हैं, लोगों ने उनको वोट दिया है कि जाओ हमारे लिए फैसले करो जाके। जब वो हमारे ऑफिस में आएगा तो बीइंग ए ब्यूरोक्रेट, बीइंग ए सिविल सर्वेंट, फिर आपको उसकी बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास हमसे ज्यादा मैंडेट है, वो हम्म। लोगों की बात करने के लिए आया है, तो हमें उसकी बात को ज्यादा वेट देना चाहिए। उसको ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेपिज्म है, इंट्रिकसीज हैं, उसके अंदर उसको जाना नहीं चाहिए। अगर वो कोई अच्छा रिफॉर्म्स या कोई सिस्टम लाना चाहते हैं तो हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, बजाय उसमें रोड़े अटकाने के। मैं इसके ऊपर मेरा ये भी। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है, वो ये है कि आपने वो मीम काफ़ी दफ़ा शायद आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पे इधर उधर होती है कि वो सिविल सर्वेंट खड़ा है और पीछे वो एक बंदा छतरी लेके खड़ा है, बुजुर्ग है, या इस तरह से दिखाया जाता है, और फिर वो लिखा होता है कि जी इतना पढ़ने का भी क्या फ़ायदा अगर आपको इतनी भी समझ नहीं है, ये नहीं है वो। और फिर इसको रिलेट किया जाता है स्पेशली ब्रिटिश रूल के वक़्त, उस वक़्त, क्योंकि हमारा ये जो सीएसएस का सिविल सर्विसेज का जितना भी सिस्टम है, आई गेस कि हमने उसी तरह से अडॉप्ट कर लिया हुआ है, इसमें कोई रिफॉर्म्स या कुछ चेंजेस वगैरह नहीं की हुई। तो ये जो छतड़ी वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या वो ये माइंडसेट वो दिखाता है कि जी मैं इलाके दा मालिक है, या क्या चीज़ है? ये मीम क्यों बनती है आपके ऊपर? आप मुझे पता आप नहीं ऐसा करते, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, मतलब कि आपकी। देखें सलमान भाई, ऐसे है कि जब मैं अपने ऑफिस से निकलता हूँ ना, मेरे हाथ में फाइल हो, लैपटॉप हो, या कोई भी चीज़ हो, जी, तो आपके ऑफिस का जो नैब कासिद है, या जहाँ पे वो आपके दर्जा जो क्लास 4 के मुलाजमीन होते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि वो आपसे ले लें और आपके साथ गाड़ी तक आपको छोड़ें। जी। ठीक हो गया। मैं पर्सनली इस चीज़ को डिस्करेज करता हूँ। मैं अपनी फाइल, अपने लैपटॉप की, यार इतना वेट नहीं है, इतना जो सारी जिंदगी मैंने ये लैपटॉप उठाए हैं तो मैं अब भी उठा सकता हूँ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है उसमें। हाँ, अब ये कॉलोनियल लेगेसी है ना सिविल सर्विस के अंदर। जी। अब सिविल सर्विस के कुछ ऐसे लॉज हैं जो हमने अभी तक चेंज नहीं किए। हुँ, अब सिविल सर्वेंट्स को काबू में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए कुछ ऐसे लॉज क्रिएट हुए जो 1960s के अंदर 70s के बने हुए हैं। ओके। अब उसमें कंडक्ट रूल्स आ जाते हैं, उसके अंदर हमारा सिविल सर्वेंट एक्ट आ जाता है। अब ये सारे के सारे एक्ट क्या करते हैं, सिविल सर्वेंट्स को एक गोल दायरे के अंदर महदूद कर देते हैं, हुँ, हुँ। एक सर्कल के अंदर, कि आपके पास इस सर्कल के अंदर स्पेस है, इस स्पेस के बाहर आप ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर आप इस स्पेस से बाहर निकलेंगे, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, या आप उससे बड़ा स्टेप लेने की कोशिश करेंगे, फिर आपके लिए मसले मसाइल होंगे। वो आपके सीनियर आपके साथ मसले मसाइल कर सकता है। फिर उसके अलावा आपकी कोर्ट्स, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स बनाई हुई हैं, वो कर सकती हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपके साथ कर सकती है। तो फिर क्या होता है कि जो ज्यादा ईमानदार ऑफिसर होता है, जो मैंने नोट किया सिविल सर्विस के अंदर, जी। फिर वो फाइल को भी मूव नहीं करने देता। हाँ, अब हाँ। एक फाइल अगर उसके टेबल पे आएगी ना, तो वो उसको उसके अंदर थोड़ा बहुत ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के वो उसको गुजार सकता है, हुँ, हुँ। लेकिन वो फिर वो नहीं गुजारेगा। अब वो स्टिक बिल्कुल, जब वो गोल दायरे के अंदर अपने आप को महदूद कर लेगा बचने के लिए इन सारी चीजों से, फिर क्या होगा कि फिर वहां पे रेड टेपिज्म आ जाएगी। अब फाइल्स मूव होना बंद हो जाएंगी। हर फाइल पे एतराज आ रहा है, इस पे ये ठीक नहीं है, ये ठीक करके लाओ, ये नोट ड्राफ्टिंग ठीक नहीं हुई, इसको ठीक करके लाओ, ये जी इसके अंदर ग्रामर की गलती है, इसके अंदर इसको ठीक करके लाओ। ठीक है ना, फिर ये सारा सिस्टम होना शुरू हो जाता है। यूजुअली मैं ऐसी चीजों को अपने ऑफिस में डिस्करेज करता हूँ। ओके। मुझे पता है जो एक अननेसेसरी कॉरेस्पॉन्डेंस है जिसमें ग्रामर किसी ने नहीं देखनी, और मेरा जो नीचे सबॉर्डिनेट बैठा हुआ है, शायद वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है कि बहुत ही हाई वोकैबलरी वाली इंग्लिश लिख सके, तो मैं उसको वो माफ कर देता हूँ कि ठीक है यार, जैसा भी है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट कॉरेस्पॉन्डेंस होती हैं, उसको आप ड्राफ्ट चेक करके तो उसमें आप वो गलतियां ठीक करवा दो, ताकि जी। वो कोई एम्बेरसमेंट आपके लिए ना हो। लेकिन जो अननेसेसरी होती है उनमें आप करने दें। यही यही वजह है कि जो कॉलोनियल लेगेसी है ना, जिसकी वजह से ये जो महदूद आपको कर दिया जाता है, रूल्स के अंदर कैद कर दिया जाता है। जी। 21st सेंचुरी के अंदर इन रूल्स के साथ, इन रेगुलेशंस के साथ आप गवर्नेंस को बेहतर नहीं कर सकते। ठीक। फिर गवर्नेंस जो है ना, वो सिविल सर्विस अकेले बेहतर नहीं कर सकती, उसके लिए आपको लोकल बॉडीज चाहिए। हुँ, और हुँ। लोकल बॉडीज ना आने की वजह भी एक पॉलिटिकल क्लास भी है उसके अंदर, और उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ सिविल सर्वेंट्स का भी हाथ है, जो सारी पावर को खुद अपने पास रखना चाहते हैं।
तो अगर आपके हमारे सर से कोई जिम्मेदारी उतरेगी और किसी पॉलिटिकल बंदे के पास जाएगी ऑब्वियसली, तो हम्म। आप भी सेव होते हो, आप अपना काम मोर ज्यादा एफिशिएंट से कर सकोगे, जितना आपको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं फील्ड के अंदर जी। वो कम होंगी, वो पॉलिटिकल क्लास के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। आप सिर्फ उनको कोऑर्डिनेट करो, हेल्प करो, और सिस्टम एक रनिंग मशीन के तौर पे जो है ना वो काम करना शुरू कर दें। ये जो ब्रिटिश लेगेसी है और ये जो कवानीन बने हुए हमारे, ये ऑब्वियसली 21st सेंचुरी में हम इनके साथ नहीं गवर्नेंस को बेहतर कर सकेंगे अनफॉर्चुनेटली। और अभी तक इनको बेहतर करने की जरूरत है, और इतने मल्टीपल लॉज क्रिएट किए हुए हैं। आप एक सिंगल एक्ट बनाएं जिसके अंदर अब मेरा कोई भी एक्शन है अगर गुड फेथ में किया हुआ है तो उसको इंडेमनिटी होनी चाहिए। हम्म। और सिविल सर्वेंट एक्ट के अंदर इंडेमनीफाई किया हुआ है कि मेरा कोई भी एक्ट जो ओमिशन या कमीशन जो मैं एक गुड फेथ के साथ कर रहा हूँ, तो गुड फेथ वाली चीज को फिर नहीं होना चाहिए, मेरे मेरे खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। और वो ही क्या होता है कि फिर ये जो अकाउंटेबिलिटी लॉज है ना, ये आपकी गुड फेथ एक्शन को एग्जैजरेट करके तो आपके ऊपर ये उस आपको पकड़ लेते, तो ये मसले मसाइल। ठीक है। अच्छा सर, मैंने ये भी पूछना था कि इसमें जो सबसे बेस्ट ग्रेड, तो मुझे पता है कि 22nd ग्रेड इज द हाईएस्ट ग्रेड यू कैन गो। तो लेकिन इसमें इसमें जो पोस्टिंग होती है वो ज्यादा बेस्ट कौन सी है, या डिपार्टमेंट्स कौन से इसमें जो लोगों की ज्यादा प्रेफरेंस होती है कि हम इस डिपार्टमेंट में चले जाएं या हम इसमें चले जाएं? फॉरेन अफेयर्स में जाना चाहते हैं ज्यादा लोग, या? अच्छा सलमान भाई, ये ना डिफरेंट होती है ऑब्वियसली हर बंदे की। जी। कुछ लोग इंटेंशनली फॉरेन जो सर्विस है उसको चूज करते हैं। हम्म। वो एक सर्टन बड़ा अजीब सा एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है फॉरेन सर्विस का, और ओके। बाकी का सबका डिफरेंट है। अब जो टॉप पे दो तीन ग्रुप्स आते हैं जो पाकिस्तान में मोस्टली सब लोग ही उसको टॉप्स पे रखते हैं, उसमें फॉरेन सर्विस है, उसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और पाकिस्तान पुलिस सर्विस है। ये ओके। तीन ऐसे ग्रुप्स हैं जो अक्रॉस द बोर्ड तमाम लोग इसको एक अच्छी प्रायोरिटी पे रखते हैं। जी। कुछ बड़े कम लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो इंटरनल जो हमारा है IRS, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस को ऊपर रख लेते हैं। हम्म। स्पेशली फीमेल, जो फीमेल्स होती हैं थोड़ी सी मिच्योर होती हैं, फिर वो डेस्क जॉब को वो स्टेबिलिटी को पसंद करती हैं, वो मूवमेंट को पसंद नहीं करती कि हम रोज एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर हो रहे हो। जी। जी। हम भी एक जगह पे स्टेबल रहें, हमें कुछ ज्यादा वहाँ पे तकलीफ ना हो, तो फिर आप सर्टन मैक में चूज करते हो। उसमें पाकिस्तान पोस्ट है, उसमें IRS है, उसमें ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आ जाती है। ये आपको यूजली एक एक हेल्दी पीरियड आप किसी एक स्टेशन पे लंबा अरसा के लिए गुजार सकते हैं। तो ये स्टेबिलिटी देते हैं, ये आपको आपकी लाइफ के अंदर अगर आपने फैमिली को प्रायोरिटाइज थोड़ा सा करना है तो ये रिलेटिवली बेहतर है। लेकिन हम्म। जो जैसे फॉरेन सर्विस है, पुलिस सर्विस है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये तो 24 आवर्स काम करने वाले मैप में है। और फिर ओके। एक शहर से दूसरी जगह ट्रांसफर पोस्टिंग्स, तो पार्ट एंड पार्सल इस जॉब का, तो लोग ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी लोग इनमें ज्यादा जाते हैं और बाकियों को नीचे रखते हैं ऑब्वियसली। तो ये पर्सनल चॉइस आ जाती है लोगों की इसमें। ओके, तो जिस तरह से अभी फॉरेन अफेयर ऑफिस की बात हो रही है, तो इसमें क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हाईली एजुकेटेड होते हैं, हर चीज़ का इनको पता होता है, पॉलिटिक्स से लेके इकोनॉमिक्स से लेके जिस तरह की भी अगर हम बात कर ले, इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी सारी चीज़ों का इनको पता होता है। तो जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा, इंडिया में उनका भी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी सिविल सर्विसेज में से ही आया हुआ। तो पाकिस्तान में इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस तरह से हम एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम जो है ना वो कर सकते हैं। इस तरह से हर जो पॉलिटिशियन आता है, हर किसी का अपलिफ्टिंग या ब्रिंगिंग या वो डिफरेंट होती है, एजुकेशन लेवल डिफरेंट होता है उनकी। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में उन लोगों की करते तो होंगे काउंसलिंग या चीजें, लेकिन अगर मैं इसको कह रहा हूँ एक स्टैंडर्डाइज चीज हो जाएगी हमारे पास, जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज हैं वो स्टेबल रहेंगी, या उसमें जो हमारी पर्सनल पसंद नापसंद खत्म हो जाएगी। इसके बारे में है कोई ख्याल? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या सलमान भाई, जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, ये चलानी होती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने। जी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक लंबे पीरियड के लिए कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही नहीं है, हम्म। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है ना वो ज्यादा चला रही है ओके। बिहाइंड द सीन्स। ओके। ठीक हो गया। अब इंडिया को देख लें आप, जो वेस्ट के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वो वहाँ पे एटलीस्ट मतलब 10 ईयर्स की टर्म तो लाजमी है, 2 टर्म सक्सेसिव टर्म्स जो है ना वो लाजमी मिलती है। हाँ जी। अब जब 2 सक्सेसिव टर्म्स एक पार्टी को मिलती हैं तो ऑब्वियसली मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है।
उसमें पॉलिसी में कंसेंसस होता है और वो एक लॉन्ग टर्म के लिए वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, जिसमें उसके प्रोज एंड कॉन्स वो सब नोक पलक ठीक हो जाए, जी उसमें गलतियां ठीक हो जाती हैं और ठीक है। फिर आप लंबे प्रोजेक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हो जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपको पॉलिटिकली फिर बाद में आके वो एक अपलिफ्ट देते हैं, जो जब वो कंप्लीट होते हैं। जी ठीक हो गया। तो मतलब अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म या फॉरेन पॉलिसी को चला सकते हो उस सूरत में जब आपकी जो पॉलिटिकल क्लास है या पॉलिटिकल लोग हैं हमारे, उनको हम एटलीस्ट 2 सक्सेसिव टर्म्स हमारे लोग गवर्नमेंट के अंदर देंगे। ओके जब ये जब भी ये जिस दिन भी ये स्टार्ट होगा, आप देखेंगे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी जो होगी वो रिलेटिवली बेहतर हो जाएगी और ओके आपकी इकोनॉमिक्स बेहतर हो जाएगी। जी क्योंकि जो भी इकोनॉमिक्स मॉडल होगा वो एक लंबे पीरियड के लिए चलेगा, उसको रन करने के लिए उसमें से वो बेनिफिट्स रीप करने के लिए क्या होगा, एक इनफ टाइम पीरियड होगा। जी और फिर मुश्किल फैसले वो पॉलिटिकल क्लास या पॉलिटिकल लीडर्स ले सकेंगे जिनको पता होगा कि यार हम कल घर नहीं जाने वाले, हमारे पास ये 8-10 साल हैं। और हमारी आवाम भी ये माइंड में रखे कि आपने एक टर्म के बाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं चेंज करनी, आप एक मौका उसको और दें, नेक्स्ट टाइम उसको फिर दोबारा से दें। और अगर आपको लगता है, आवाम को लगता है कि इस दफ़ा ये डिलीवर नहीं कर सका, तो उसको अगली दफ़ा थोड़ी सी मेजोरिटी और दें। सबसे बड़ी उसकी मिसाल आम आदमी पार्टी न्यू दिल्ली के अंदर थी। जी पहली दफ़ा गवर्नमेंट बनती है तो उनके आई थिंक सो जो हाउस होता है उसमें 70 सीट्स होती हैं, तो उनके पास 30 या 32 होती हैं और वो कांग्रेस के 3 से 4 अरकान को मिला के तो वो अपना सीएम बनाते हैं। लेकिन विद इन 6 मंथ्स अरविंद केजरीवाल वो डिसॉल्व करते हैं असेंबली को, और उसके बाद दिल्ली के लोग उनको 70 में से 67 सीट्स देते हैं, मोर देन 2/3। क्या बात और उसके बाद का अरविंद केजरीवाल ऐसा बैठा हुआ है कि अभी जा ही नहीं रहा, लोग उसको बार बार इलेक्ट किए जा रहे हैं, बार बार इलेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये एक मिसाल है हमारे लिए जिसको शायद हमें मतलब अपनाना चाहिए, और हमारे लिए, हमारी पॉलिटिकल क्लास के लिए और हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आई थिंक। हाँ, सर अभी ये जो मुल्क में हालात चल रहे हैं, कोई हमारी आवाम के लिए, हम लोगों के लिए, नॉर्मल बंदों के लिए कोई खुशखबरी आने वाली है कि नहीं आने वाली? महंगाई से, अनफॉर्चुनेटली महंगाई से रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक आप इकोनॉमिक्स को देखेंगे, क्योंकि अभी भी आप आईएमएफ प्रोग्राम में आए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे हमें अगर हमने लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये बूम बस्ट साइकिल से निकलना है तो। और उसके लिए अभी मेरा ख्याल है 2-2.5 साल मुश्किल है अभी, और मे बी मोर। एक एक मुझे तो लग मोहतात अंदाजा 2-2.5 साल हैं, और लेकिन 4 से 5 साल भी लग सकते हैं अगर हम वो डिफिकल्ट डिसीजंस अर्ली ले लें। जी, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के, विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ऑब्वियसली मुल्कों के ऊपर ये मुश्किल अदवार आते रहते हैं, जी, जी। और इसमें आपने उम्मीद नहीं छोड़नी होती और अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेंगे जो भी। चलें, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच सर आपने टाइम दिया। थैंक यू। ठीक।